इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि जीवित विद्युत उपकरण की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन में उपयुक्त होता है। यानी दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि जीवित विद्युत उपकरण की आग बुझाने के लिए कौन से किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, हेलोन टाइप के जो अग्निशमन होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, विद्युत उपकरण में लगे हुए आग को बुझाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। कह रहा है कि परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। वो 3 प्रकार के कण कौन कौन से होते हैं आपको पता है दोस्तों। उसका क्या आंसर होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक क्रिया उत्क्रमित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आप सभी के लिए इसका प्लेलिस्ट बना रखा है। यदि आप चाहते हैं प्लेलिस्ट को देखना तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में। और अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और ये चौथा प्रैक्टिस सेट हमारा है। तो सभी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। यदि आपको चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ट्रेड में आपको पास होना है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपके 27 मार्क्स निश्चित ही बनेंगे। तो सभी प्रैक्टिस को आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है। दोस्तों जो बैटरी की क्षमता होती है ना, पावर ऑफ सेल, वो किस में व्यक्त की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एम्पियर घंटा में हम लोग क्या करते हैं, बैटरी की क्षमता को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक 144 एम्पियर घंटा बैटरी, आप लोग देख पा रहे होंगे ना, एच लगा हुआ है, यानी कि बैटरी की क्षमता दे रखी है। 144 एच बैटरी 9 एम्पियर करंट लगभग 10 घंटों तक प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो कितने घंटे तक प्रदान कर सकती है आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा कर देंगे यहाँ पे। तो बैटरी की क्षमता कितनी हमारे पास है, 144 है। ठीक है, आप बट्टे में कितना धारा लग रही है उतना कर देंगे, तो 9 धारा लग रही है। इसे आप काट दीजिए, कितना में कटेगा, ये आपका 16 घंटे में कट जाएगा। यानी 16 घंटा इसका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों जो लेड एसिड सेल होती है ना, देखिए जितने भी सेल और बैटरी होते हैं यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, आपके सवाल एग्जाम सवाल यहाँ से फंसेंगे, आप तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है। तो चार्जिंग के समय दोस्तों क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको लगता है कि वीडियो बहुत स्लो है तो वीडियो को बहुत फास्ट करके देखिए, क्योंकि आपका टाइम अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आपको फालतू काम कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा फास्ट कर दीजिए, जितना आपके पॉसिबल है ना उतना फास्ट करके देखिए वीडियो को। बस आपको क्या करना चाहिए, जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं नॉलेज को उतना करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि कब हम लोग सेलों को समांतर में जोड़ते हैं, यानी कि हम सेल को समांतर में कब जोड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम तब जोड़ते हैं जब अधिक करंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेल को क्या करेंगे, समांतर में जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कितने देर बाद बैटरी को चार्ज करेंगे जब इसे उपयोग में नहीं रखते हैं। तो दोस्तों कितने देर के बाद जो है बैटरी को चार्ज करेंगे जब इसे उपयोग में नहीं रखते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 6 दिन के बाद दोस्तों आपको बैटरी को चार्ज करना चाहिए, यदि आप इसे उपयोग में नहीं रखते हैं तो भी। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर होती है ना, इसमें जो फील्ड पोल्स होती है इसकी न्यूनतम संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो इसकी न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि और नियमों के अनुसार A+0 तुल्य किसके हैं। तो दोस्तों और जो लॉजिक गेट होता है ना, इसके नियम के अनुसार ये जो होते हैं आपके पास A+0 क्या होते हैं, ए के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस कटिंग एज वाले फ्लैट चीजल का प्रयोग एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए करते हैं। तो दोस्तों जो चीजल का प्रयोग करते हैं हम लोग एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए, वो कितने डिग्री पर करते हैं हम लोग, तो आप तो ध्यान रखेंगे ये 35 डिग्री पर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाफ एडर में ए तथा बी जोड़ने पर प्राप्त योग व्यंजक एक्सप्रेशन ऑफ सम क्या होगा। तो हाफ एडर में जब A+G को हम जोड़ेंगे ना, तब वो प्राप्त होगा, क्या होगा, ये वाला प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन जनरेटर प्रयुक्त होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना, इसमें किस प्रकार के जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, डीसी शंट जो जनरेटर होते हैं ना, इसका इस्तेमाल करते हैं किस में, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है,
चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है दोस्तों, उसको हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ये दाएं हाथ के नियम अपनाते हैं और दाएं हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम अपनाते हैं, यानी कि दोनों नियम जो है ना चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए अपनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत तारों को जोड़ने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। यानी कि विद्युत तारों को जोड़ने हेतु किस प्रकार की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सोल्डरिंग करते हैं, क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, आपने किया होगा बहुत बार। चलिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मिलान कीजिए, सूची 1 है और सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए बुखोज रिले है, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो कुछ भाग होते हैं, उसके अंग होते हैं ना, उसी को आपको रिलेट करना है। तो बुखोज रिले क्या करता है, एक्सप्लोजन वेंट क्या करता है, ऑयल गेज क्या करता है, और तापमान मापी क्या करता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, जो बुखेज रिले होता है ना, ये एक ऐसी युक्ति होती है जो स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह युक्ति स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति काम करता है, कौन सा, बुखोज रिले। अगला है कि एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है दोस्तों, ये होता है, इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑयल गेज किसे कहते हैं, तो ऑयल गेज तो कहते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में टैंक में भरे तेल का स्तर दर्शाने वाली युक्ति जो होती है ना, यानी कि तेल कितना है, आप उसे मीटर मतलब मीटर ही बोल सकते हैं, कितना तेल बचा है कितना तेल नहीं बचा है, इसको बतलाने वाला काम कौन करता है, तो ऑयल गेज करता है। साथ ही आप तापमान मापी की बात करें तो ट्रांसफार्मर तेल को ताप मापने वाली युक्ति क्या बोलते हैं, ताप मापी यंत्र कहते हैं। तो आप इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, यदि बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर होगी तो इसकी दक्षता कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी, 95 से 99% होती है इसकी दक्षता, ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किस कारणवश प्रायः सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों सेल टाइप जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ना, वो क्यों करते हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके दो चुंबकीय पथ होते हैं इसलिए करते हैं, और साथ ही इसका चुंबकीय फ्लक्स चलन जो होता है वो कम होता है, यानी कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, इसका लॉस जो होता है कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो धारा ट्रांसफार्मर होती है, करंट ट्रांसफार्मर होती है, सीटी होती है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, धारा मापने के लिए अमीटर के साथ में हम लोग क्या करते हैं, सीटी यानी कि धारा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि रिलेटिविटी की इकाई क्या होती है। दोस्तों रिलेटिविटी जो है ना, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न प्रति मीटर होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इकाई भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटिविटी की इकाई होगी एम्पियर टर्न प्रति मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है कि अगर दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा कितनी होगी। तो दोस्तों अगर दो प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब तुलनात्मक जो प्रतिरोध की मान होगी, मात्रा होगी, वो क्या हो जाएगी। तो दोस्तों क्या होगी, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगी, कम होगी। यानी कि आप प्रतिरोध को समांतर में जोड़ेंगे पैरेलल में तो क्या होगा, ये प्रतिरोध से कम हो जाएगा, और यदि आप सीरीज में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलटीआर का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों जो एलडीआर होता है ना, इसका अर्थ होता है कि लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। ठीक है, एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट, एल से लाइट, डी से डिपेंडेंट और आर से क्या होता है, रेसिस्टर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहे हैं कि आपके घर में 3 बल्ब है 60 वाट के, 4 बल्ब है 25 वाट के और 3 बल्ब 40 वाट के लगे हुए हैं। ये बल्ब योजना 5 घंटे जलते हैं और बिजली ऊर्जा के व्यय दर कितनी है, 40 पैसे प्रति यूनिट है। तो 30 दिन के 1 माह में आपको कितना व्यय देना पड़ेगा, कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो हम शक्ति निकालते हैं, ऊर्जा निकालते हैं, खर्च ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो शक्ति गुना घंटा गुना 3 बटे कितना कर दीजिएगा, 1000 कीजिएगा तो आपका यूनिट आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे 3 बल्ब कितना दिन के लिए, कितना वाट का, 60 वाट का है, तो क्या करेंगे 3 गुना 60 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 गुना 25 करेंगे। ठीक है, अब प्लस में फिर कर देंगे, यहाँ पे 3 बल्ब है 40 वाट का, तो 3 गुना कितना कर देंगे, यहाँ पे 40 कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 घंटे चलता है 30 दिन तक, इसको क्या करेंगे 5 गुना 30 कर देंगे। ठीक है, बट्टे में कितना कर देंगे हम लोग, 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको सब सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास जो आएगा वो 60 यूनिट आएगा, कितना, 60 यूनिट आएगा। अब कह रहा है कि 1 यूनिट में 40 पैसे लगते हैं, तो 60 यूनिट में कितना पैसा लगेगा, आप खुद सोचिए दोस्तों। तो 40 गुना 60 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, तो 24 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, कि 40 पैसे हैं ना यहाँ पे, इसलिए कितना होगा, 24 रुपये होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न होते हैं, बस आपको तरीका पता होगा तो आप इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? तो कौन सा ऐसा प्रतिरोधक होगा जिसका साइज अधिकतम होगा? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो 10 और 50 वाट है ना, इसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? साइज अधिकतम होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा होगा। कह रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक्स यानी कि परावैद्युत क्या है? तो दोस्तों जो परावैद्युत होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपको बताना है। ये होते हैं आपके पास विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि आप इंसुलेटर बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए समान आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? यानी भारत में एसी उत्पन्न करने के लिए जो समान आवृत्ति होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? तो 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल की उत्पत्ति निम्न कारण से होती है। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो होल होते हैं, इसकी उत्पत्ति किस कारण से होती है आपको बताना है। इसकी उत्पत्ति होती है उष्मीय प्रभाव से। किससे होती है? उष्मीय प्रभाव से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पीएन जंक्शन पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पे क्या होगा? तो दोस्तों जो पीएन संधि होती है, पीएन जंक्शन होती है, इस पर हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसका करने से क्या होगा? तो थर्मली जनरेटेड मोलरिटी कैरियर्स के कारण सेचुरेशन धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन कितना होता है? यदि आप डबल फेज लगाते हैं तो दो फेज सप्लाई में जो वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होगा वो कितना होगा? आप सभी लोग रखेंगे 90 डिग्री होगा। कितना? 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि थ्री फेज लोड की शक्ति किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है? यानी कि जो थ्री फेज होता है ना दोस्तों, इसमें जो शक्ति होती है उसको हम किस सूत्र के द्वारा दिखाते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रूट अंडर वी एल आई एल कॉस फाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार भी संभावना है कि पूछी जाएगी आप लोगों से। कह रहे हैं कि थ्री फेज लोड की शक्ति किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो रूट अंडर 3 वी एल आई एल कॉस फाई द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहे हैं कि निम्न में दर्शाई गई तरंग की आवृत्तियां कितनी होगी? तो दोस्तों जो आवृत्ति यहाँ पे हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? समय हमारे पास कितना दे रखी है? 0.1 सेकंड दे रखा है ना, ठीक है। हमको फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, ठीक है। दोस्तों हम क्या जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है? 1/t होता है तो 1 बाई कितना कर देंगे? 0.1 कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 हर्ज हो जाएगा। तो 10 हर्ज कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है? तो कौन जो है वो टरबाइन की गति को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो गवर्नर होता है दोस्तों, गवर्नर वही क्या करते हैं? टरबाइन की गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी पॉलीफेज स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए प्रारंभिक बल आघूर्ण टॉर्क प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी पॉलीफेज स्क्वायर फेज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए प्रारंभिक बल आघूर्ण टॉर्क को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो डबल फेज रोटर का प्रयोग करके इसको हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक त्रिकला प्रेरण मोटर यानी थ्री फेज मोटर पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम और शून्य भार पर 1775 आरपीएम पर चलती है तो गति नियमन क्या होगा? गति नियमन आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। यानी कि स्पीड रेगुलेशन आपको बताना है। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड रेगुलेशन का? आप ध्यान रखेंगे, एन ओ माइनस एन वन बटे क्या होता है? तो एन एफ एल, यहाँ पर एफ एल होगा, यहाँ पे एफ एल होगा, गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना हो जाएगा? आप 1775 में से 1725 घटाइए, कितना बचेगा? 50 बचेगा ना, 50 बटे कितना होगा? 1725 से गुना कितना कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो आपका सवाल का आंसर कितना आएगा? 2.9% आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होती है? यानी किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होती है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये वायु अंतराल में क्या होती है? अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। निम्न में से कौन सा भार गुणांक का अधिकतम मान होता है? तो भार गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है आपको बताना है दोस्तों। वो कितना होता है? 1 होता है। भार गुणांक का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। दोस्तों भार गुणांक होता क्या है? औसत मांग बटे अधिकतम मांग को क्या बोलते हैं हम लोग? भार गुणांक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉमन एमिटर यानी सीई ट्रांजिस्टर की विशेषता क्या होती है? जो कॉमन एमिटर सीई ट्रांजिस्टर होती है, इसकी विशेषता क्या होती है आपको बताना है। इसकी विशेषता होती है उच्च धारा तथा उच्च वोल्टेज ज्ञान करना। कॉमन एमिटर का प्रयोग मतलब की विशेषता होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली से भारत में ट्रांसमिशन किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसके तहत भारत में ट्रांसमिशन किया जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे 3 फेज और 3 वायर प्रणाली जो है ना, इसके तहत जो भारत में ट्रांसमिशन किया जाता है, यानी कि 3 फेज 3 वायर प्रणाली के तहत भारत में ट्रांसमिशन किया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी प्लांट द्वारा भारत में विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग जनरेट किया जाता है। तो किस प्लांट के द्वारा भारत में विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग जनरेट किया जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे थर्मल पावर प्लांट से दोस्तों क्या होता है ना, इसमें अधिक भाग मतलब सबसे अधिक ऊर्जा जो है भारत में किससे प्राप्त होती है, थर्मल पावर प्लांट से सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में जो है ना बेलनाकार रोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बेलनाकार रोटर का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करते हैं, किसमें, थर्मल में करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों इसकी जो एक बार और ध्यान रखें, इसकी दक्षता कितनी होती है, तो 25 से 30% होती है इसकी दक्षता। ठीक है, चलिए कब एचआरसी फ्यूज द्वारा सबसे अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है। तो कब, ऐसा कौन सा समय होता है, ऐसा कौन सी स्थिति होती है जिस स्थिति में एचआरसी फ्यूज द्वारा सबसे अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे वो होती है शॉर्ट सर्किट दोष प्राप्त होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। रिले का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे रिले जो है ना, इसको दोष को ढूंढना जो है ना, फॉल्ट को ढूंढना, वो रिले का प्रमुख काम होता है। ठीक है, त्वचिक प्रभाव के कारण एसी संचरण लाइन में धारा प्रवृत्ति कैसी होती है। तो त्वचिक प्रभाव के कारण यानी कि स्किन प्रभाव से बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में त्वचिक लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, स्किन इफेक्ट बोलते हैं, यानी त्वचा क्रिया के द्वारा एसी संचरण लाइन में धारा की प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे ये दोस्तों क्या होती है आपके पास, तो चालक की सतह में प्रवाह होने की चालक की सतह में प्रवाह होने की होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि 3 फेज 415 वोल्ट 15 एचपी स्क्विरल केज मोटर की कंट्रोलिंग के मानक रेटिंग्स क्या हैं, चिन्ह व संकेत अपने प्रचलन अर्थ दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा अगर 3 फेज सप्लाई के कोई 2 फेज आपस में बदल दिए जाएंगे। तो क्या होगा अगर 3 फेज सप्लाई के जो कोई 2 फेज होंगे वो आपस में हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा। इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये उल्टी दिशा में चलेगी। ठीक है, क्या होगा, उल्टी दिशा में चलेगी। अगला प्रश्न है कि एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज 50 सप्लाई पर कार्य करता है। यदि मोटर का स्लिप जो है 3% हो तो वास्तविक गति कितनी होगी। वास्तविक गति आपको यहाँ पे बतलाना है कितनी होगी। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि NS बराबर क्या होता है, हमको पता है 120 F बाय क्या होता है, P होता है। इसी फॉर्मूला पर पुट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 120 फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास देखा है कितनी, तो 50 है। ठीक है, 50 फ्रीक्वेंसी है और हमारे पास इसे फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज भी बोल सकते हैं ऐसे आप। 50 फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या है, तो पोल संख्या कितनी है, पोल हमारे पास 6 पोल है। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, तो 1000 RPM यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी वास्तविक गति, मोटर स्लिप कितनी है, 3% है, तो वास्तविक गति कितनी हो जाएगी। तो 1000 में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1.3, 3% है ना, तो 0.3 हो जाएगा। 0.3 कर देंगे तो कितना आपके पास आएगा, वो आएगा 970 RPM आ जाएगा। ठीक है, तो 970 RPM क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगर वोल्टमीटर एसी लाइन में जोड़ा जाए तब कौन सा कनेक्शन सार्थक होगा। अगर वोल्टमीटर को एसी लाइन में हम जोड़ देंगे तो कौन सा कनेक्शन जो होगा वो सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो समानांतर जो है कनेक्शन ये क्या होगा, सार्थक यहाँ पे होगा। डंपिंग टॉर्क को किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो जो दोस्तों जो डंपिंग टॉर्क होती है ना, इसको किसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, तो एडी करंट द्वारा क्या करते हैं हम लोग, उत्पन्न किया जा सकता है डंपिंग करंट को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एसी ऊर्जा मीटर की डिस्क की कंपन नियंत्रित करने के लिए किस डैश द्वारा डंपिंग टॉर्क उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एडी करंट द्वारा है ना वो मतलब डंपिंग टॉर्क को उत्पन्न किया जाता है। दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ऊपर नीचे वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मूविंग आयरन यंत्र डैश पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो मूविंग आयरन तंत्र है ना, ये किस पे प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ये करते हैं एसी और डीसी दोनों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एमसी यंत्रों की तुलना में एमआई यंत्र की खपत होती है। तो एमसी
यंत्रों की तुलना में जो एमआई यंत्र होती है इसकी खपत कितनी होती है? इसकी खपत होती है अधिक होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी मन हुआ तो कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एमआई टाइप का है और या एमसी टाइप का है? तो आप कैसे पहचानेंगे? क्या तरीका है इसका पहचानने का? तो दोस्तों इसका तरीका है पहचानने का कि स्केल के प्रकार से हम पहचान सकते हैं, टर्मिनल की मार्किंग से पहचान सकते हैं, मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह द्वारा पहचान सकते हैं, यानी कि सभी द्वारा इसे हम लोग पहचान सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊर्जा मीटर का जो मीटर स्थिरांक होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन बी यहाँ पे दे रखा है, इसी द्वारा मतलब क्या करते हैं हम लोग स्थिरांक को डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है कि बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों जो बैक ईएमएफ होता है ना, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा नियम इस्तेमाल करते हैं? तो वो नियम कौन सा हमारा हो जाएगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम करते हैं बैक ईएमएफ के मतलब को मतलब दर्शाने के लिए। और दोस्तों फ्लेमिंग का दाएं हाथ में ये जो है ना जनरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। बैक ईएमएफ जो होता है ना वो जनरेटर की तरह काम करता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या होता है? तो डीसी मोटर में जो प्रयुक्त स्टार्टर होते हैं इसका काम क्या होता है? स्टार्टर का इसका काम होता है कि मोटर को निम्न वोल्टेज से बचाना, दूसरा काम होता है कि मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना, और तीसरा काम होता है कि स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को सीमित करना। ये सभी काम क्या होते हैं? डीसी मोटर में स्टार्टर का काम होता है। अगला प्रश्न है कि आईएसआई कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन के लिए किस रंग के वायर का उपयोग करते हैं? तो अर्थ कनेक्शन के लिए हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? ग्रीन, यानी कि हरा कलर का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं अर्थ कनेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि दोस्तों ये जो काला है ना इसमें न्यूट्रल का इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछा जाए कि काला रंग में किसके लिए उपयुक्त होती है? न्यूट्रल के लिए। आपने जो पढ़ा होगा YRB पढ़ा होगा ना, ठीक है। यानी कि फेज परिपथ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, YRYB का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? फेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी अर्थिंग के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? हरा का प्रयोग करते हैं, और जो न्यूट्रल होती है इसके लिए काला का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। घरों में किस प्रकार की विद्युत का प्रयोग करते हैं? तो घरों में जो विद्युत का प्रयोग होता है दोस्तों आप सभी ध्यान रखेंगे, वो होता है कौन सा? एसी प्रयोग होता है किसमें? घरों में। चलिए, और दोस्तों जो घरेलू वायरिंग होती है ना वो किसमें होती है? समानांतर क्रम में किया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। किसी मोटर पर ओवरलोडिंग सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? यानी किसी मोटर पर जो ओवरलोड सुरक्षा होती है इसका प्रयोजन क्या होता है आपको बताना है। इसका प्रयोजन होता है कि निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा करने के लिए ओवरलोड सुरक्षा यहाँ पे की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक मोटर की नाम पट्टिका पर उपलब्ध होती है? तो दोस्तों जो नेम प्लेट होते हैं मोटर पर उसकी उस पे क्या सूचना दी जाती है? तो उस पे होती है आरएमएस और आरपीएम की मान वहाँ पे दी जाती है किस पे? मोटर के नेम प्लेट पर। डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो डीसी शंट मोटर की जो उच्च गति है सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक सेकेंड, सिर्फ एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सूचना एमीटर दोस्तों आप एचपी रेटिंग होगा, फ्रेम मोटर होगा, यानी सभी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 59 जो कह रहा है कि डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो 3 पॉइंट से करते हैं, 4 पॉइंट से करते हैं, 5 पॉइंट से करते हैं, लेकिन 2 पॉइंट स्टार्टर से इसका इस्तेमाल, इसका मतलब कि गति सुरक्षा 2 पॉइंट स्टार्टर से नहीं किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों डीसी शंट मोटर में उच्च गति सुरक्षा के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टी कनेक्शन विधि के लिए कौन सही है? तो टी कनेक्शन विधि के लिए कौन सी सही होगी यहाँ पे? तो दोस्तों जो इसमें कम पावर खर्च होती है सही है, या दिखने में सुंदर लगता है ये भी सही है, और उसमें तार कम खर्च होते हैं ये भी सही है, यानी सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। संतुलित 3 फेज आपूर्ति प्रणाली में उदासीन में धारा निम्न के समतुल्य होती है। तो धारा जो होती है किसके समतुल्य होती है आपको बताना है। तो धारा दोस्तों किसके समतुल्य होती है? तो शून्य के समतुल्य यहाँ पे हो जाती है।
निम्न में से कौन से मोटर की संरचना जटिल और मूल्य अधिक होता है? तो कौन सा ऐसा मोटर है जिसकी संरचना क्या होती है, बहुत ही क्रिटिकल होती है, जटिल होती है और मूल्य जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होती है, उच्च होती है, अधिक होती है। तो दोस्तों कौन सी होती है आपको ही बताना है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे वो क्या होता है, रिपल्सन मोटर होता है। कौन सा, रिपल्सन मोटर। सिंगल फेज मोटर डैश होती है। तो दोस्तों जो सिंगल फेज मोटर होती है वो क्या होती है आपको बताना है। तो सिंगल फेज मोटर जो होती है ये स्वयं प्रारंभ नहीं होती है, यानी कि सेल्फ जो स्टार्टिंग जो है ये सिंगल फेज मोटर नहीं होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 50 हर्ट्ज आपूर्ति आवृत्ति पर कार्य करने वाली 4 ध्रुवों वाली मोटर की समकालिक गति क्या होगी, आरपीएम आपको निकालना है। दोस्तों पोल हमारे पास कितनी है, 4 दे रखी है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो हम सभी लोग जानते हैं एनएस बराबर क्या होता है, 120 एफ बाय क्या होता है, पी होता है। इसी पर हम पुट कर देंगे 120, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 50 दे रखी है और पोल कितना है, 4 हमारे पास है। तो 4 होगा 30 होगा, 30 पंच 150 यानी कि 1500 आरपीएम यहाँ पे हो जाएगा। तो 1500 आरपीएम कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि डैश का प्रारंभ बलागुण न्यूनतम होगा। तो किसका प्रारंभ बलागुण जो है न्यूनतम होगा यहाँ पे, टॉर्क। तो जो छाया ध्रुव मोटर होते हैं ना, शेडेड मोटर से बोल सकते हैं आप, तो शेडेड पोल मोटर जो होते हैं इसका बलागुण क्या होता है शुरुआत का, वो न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि डीसी आपूर्ति हेतु प्रेरकत्व प्रतिघात का मान बराबर है। डीसी आपूर्ति हेतु जो प्रेरकत्व प्रतिघात है इसका मान किसके बराबर होता है, इसका मान होता है शून्य के बराबर। किसके बराबर, शून्य के बराबर होता है। निम्न बाइनरी संख्या में कितने बाइट हैं। तो दोस्तों जो बाइनरी यहाँ पे दे रखे हैं संख्या, इसमें कितने बाइट हो जाएंगे, तो इसमें कितने बाइट हो जाएंगे, 2/2/1/2 यहाँ पे बाइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस डिवाइस में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिवाइस कौन सी होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे हो जाता है। सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर है इसकी चालकता हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं आपको ही बताना है। इसकी चालकता जो है विशेष अशुद्धि परमाणुओं को मिला करके इसकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। तो क्या होते हैं इन प्रकार सबसे अधिक मात्रा में, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि एसएमपीएस की कार्यप्रणाली किस किस पर आधारित होती है। तो एसएमपीएस की जो कार्यप्रणाली होती है ना किस पर आधारित होती है, ये दोस्तों आपके पास चॉपर सिद्धांत पर आधारित होती है। और एसएमपीएस का फुल फॉर्म हम बताए थे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, स्विच्ड स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये किसका फुल फॉर्म होता है, तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है। तो दोस्तों लो पावर फैक्टर से जो हानि होती है हमारे पास, ये होती है कॉपर हानि बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है और खर्च है बढ़ जाता है। यानी सभी प्रकार की ये सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे लो पावर फैक्टर से। बाद में आपूर्ति आवृत्ति के लिए परिवर्तन में कितनी छूट अनुमति है। तो दोस्तों आपको पता है कि कितनी, +-3% की छूट है और 50 हर्ट्ज यहाँ पे इस्तेमाल होती है। सिंक्रोस्कोप विधि में प्रयुक्त मोटर क्या होते हैं। सिंक्रोनस स्कोप विधि में जो प्रयुक्त मोटर होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, तो यंत्र का संकेत रोटर से जुड़ा होता है। रोटर को इनकमिंग मशीन की उन्हीं फेज RYB से संयोजित करते हैं और स्टेटर वाइंडिंग के मुख्य बस बार के 2 फेज में जोड़े जाते हैं। ये सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा है कि शीथ कैथोड डिस्चार्ज या एनावेशन विधि का उपयोग किस में किया जाता है। CFL में करते हैं और सोडियम वेपर में करते हैं, मरकरी वेपर में करते हैं या नियॉन लैंप में करते हैं। आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। साथ दोस्तों आप ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका इस 75 प्रश्नों में से स्कोर कितना बना है इस प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 4 में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।